Hello students, welcome to the online classes. My name is Nidhi Dixit. Today we will start with a very new chapter, that is chapter number 2, and the name of the chapter is Microorganisms, Friend and Foe. So students, we have studied about the microorganisms. So most of you have studied about microorganisms and must be familiar with the term microorganisms. If you don't know about the microorganism, I'll tell you. Microorganisms. The term microorganism is made up of two words, micro and organisms. Micro and organism. These are the two terms. तो माइक्रो मीन्स वेरी स्मॉल, तो माइक्रो का वर्ड मीनिंग होता है, इसका मतलब वेरी स्मॉल. ऑर्गेनिजम्स का मतलब बीइंग्स, तो बहुत स्मॉल यानी कि इतने स्मॉल जिनको आप अपनी नेकेड आइज से नहीं देख सकते हैं, ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम क्या बोलते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बोलते हैं, यानी कि जिनको देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है. A lot of such kind of microorganisms are present around us. They may be present in air, soil or water. कहीं भी present हो सकते हैं, लेकिन हम उनको अपनी नेकेड आइज से नहीं देख सकते हैं, वो इतने छोटे होते हैं, राइट. तो उनको हम क्या बोलते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म. तो इनमें से बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो हमारे लिए फ्रेंड भी होते हैं और हमारे दुश्मन भी होते हैं, यानी कि दोस्त भी हो सकते हैं और दुश्मन भी हो सकते हैं. तो इस चैप्टर में ऐसे ही बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हम लोग पढ़ेंगे. तो देयर आर मेनी काइंड्स ऑफ लिविंग थिंग्स इन एंड अराउंड अस. हमें पता है कि बहुत सारे जो लिविंग थिंग्स हैं वो हमारे अराउंड प्रेजेंट हैं. उनमें से बहुत सारे क्या होते हैं? बहुत ही छोटे साइज के होते हैं. तो आपने बहुत सारे तरह के प्लांट्स और एनिमल्स भी देखे होंगे, बहुत सारे अलग तरीके के लिविंग ऑर्गेनिजम्स भी देखे होंगे. बट ऐसे बहुत से माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं या ऐसे बहुत से ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि बहुत छोटे होते हैं, जिनको हम किसके अंदर देखते हैं? माइक्रोस्कोप के अंदर. तो इसीलिए हम उनको क्या बोलते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. क्या बोलते हैं उनको? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, या जिनको हम बोल देते हैं माइक्रोब्स. ठीक है. और इन माइक्रोब्स के अंदर कौन कौन आते हैं? उन माइक्रोब्स के अंदर आ जाते हैं बैक्टीरिया, वायरस. ये सारे के सारे क्या है? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है. बैक्टीरिया और वायरस जो होते हैं, अगर हमारे अराउंड प्रेजेंट है तो हमें पता नहीं होगा कि वो हमारे अराउंड हैं. अगर हम माइक्रोस्कोप लेकर किसी सैंपल के अंदर देखेंगे तो ही हमें पता चलेगा कि यहाँ पर बैक्टीरिया या वायरस प्रेजेंट है. जैसे मैंने बताया, वाटर, एयर, सॉइल, इवन इनसाइड जो होता है, यानी कि हमारे अंदर भी प्रेजेंट हो सकता है. तो ऐसे बहुत से बैक्टीरिया हैं जो कि हमारे स्किन पर या हमारी बॉडी के अंदर भी रहते हैं. उनमें से बहुत सारे हमारे लिए बेनिफिशियल भी होते हैं और बहुत सारे हमारे दुश्मन भी होते हैं, यानी कि फो भी होते हैं. तो इस चैप्टर में हम ऐसे ही बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पढ़ेंगे. तो सबसे पहली एक्टिविटी है कि आप एक मॉइस्ट सॉइल के सैंपल को कलेक्ट करेंगे, यानी कि छोटा सा बीकर लेंगे कांच का, उसमें से आप जो गीली मिट्टी होती है उसका सैंपल कलेक्ट करके लेकर आएंगे. और आप क्या करेंगे? उसमें थोड़ा सा पानी डाल देंगे उस सैंपल के. और पानी डालने के बाद सॉइल पार्टिकल्स जो होंगे वो सेटल डाउन हो जाएंगे, और ऊपर जो पानी की लेयर रह जाएगी ना, आप उस वाटर ड्रॉप को लेंगे और उसको एक स्लाइड के ऊपर रखकर आप उसको माइक्रोस्कोप के अंदर देखेंगे. तो आपको क्या दिखाई देगा? आपको उसके अंदर बहुत सारे तरीके के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दिखाई देंगे, जिससे आपको ये पता चलेगा कि एक छोटे से सैंपल, एक छोटी सी ड्रॉप ऑफ वाटर में भी मिलियंस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, यानी कि छोटे छोटे बहुत टाइनी साइज के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आपको देखने को मिलते हैं, जो कि अलग अलग कैटेगरी के हो सकते हैं. वो बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, कुछ भी हो सकते हैं. तो ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं बहुत छोटे होते हैं साइज में, और हम उनको नहीं देख सकते हैं. जैसे कि फंगस है, वो ब्रेड पर ग्रो करती है, तो लेकिन हमें उसके ऊपर बाहर उसके क्या दिखाई देगा? ब्रेड के ऊपर ग्रीन कलर के पैचेस दिखाई देंगे, लेकिन हमें ये तो पता चलेगा कि ग्रीन कलर के पैचेस हैं. तो ये हमें पता चल जाएगा कि अगर ग्रीन कलर के पैचेस हैं तो ये फंगस की वजह से हो सकते हैं, लेकिन ये नहीं पता कि वो कौन सी फंगस है. तो इसको डिटेक्ट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? मैग्नीफाइंग ग्लास का यूज करते हैं, या फिर हम लोग माइक्रोस्कोप का यूज कर सकते हैं. तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को बेसिकली हम लोग कितनी कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हम लोग बेसिकली 4 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं. इसमें आता है बैक्टीरिया, इसमें आता है फंगस, इसमें प्रोटोजोआ, और आता है एल्गी, राइट. तो ये 4 कैटेगरीज हैं बेसिकली आपको जो पढ़नी है इस चैप्टर के. इनको हम एक एक करके पढ़ेंगे. तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे वायरसेस, जो कि आजकल बहुत हॉट टॉपिक जिसको आप बोल सकते हो, बहुत ही वाइल्ड टॉपिक अभी आजकल चल रहा है. कोरोना वायरस चल रहा है अभी, वो भी एक तरह का क्या है? वायरस है.
वायरसेस होते क्या हैं? वायरसेस भी एक तरह के क्या होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। माइक्रो यानी कि इतने छोटे कि आपको दिखाई नहीं देते। क्या आप कोरोना वायरस को देख सकते हो? नहीं, क्योंकि वो बहुत छोटे साइज का है, उसके लिए हमें माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है। सिमिलरली वायरसेस जो होते हैं, सभी तरह के वायरसेस जो होते हैं वो माइक्रोस्कोपिक नेचर के होते हैं, वो बहुत छोटे साइज के होते हैं। दे रिप्रोड्यूस ओनली इनसाइड द होस्ट सेल, यानी कि वो अगर बाहर कहीं प्रेजेंट है एटमॉस्फेयर में तो वो एक तरह से नॉन लिविंग है, यानी कि उसके अंदर कोई जान नहीं है, वो कोई भी लिविंग कैरेक्टरिस्टिक्स के फीचर शो नहीं करता है। बट वंस इट एंटर्स इनटू द बॉडी, किसी लिविंग बॉडी में वो जैसे ही एंटर करता है कोई भी वायरस, वो क्या हो जाता है, जिंदा हो जाता है, एक्टिवेट हो जाता है। और जैसे ही किसी बॉडी में एंटर करेगा वो अपनी कॉपीज बनाना चालू करेगा, मल्टीप्लाई करेगा, अपनी कॉपीज बनाएगा, अपने यंग वंस को प्रोड्यूस करेगा और अपनी पॉपुलेशन को बढ़ाता हुआ चला जाता है। तो वो किसी प्लांट बॉडी में भी एंटर कर सकता है, किसी एनिमल बॉडी में भी एंटर कर सकता है और किसी दूसरे बैक्टीरिया में भी एंटर कर सकता है, राइट। तो ये वायरसेस जो होते हैं बहुत ही ज्यादा शैतान, या आप उसको बोल सकते हैं कि बहुत चालाक होते हैं। और ये लेकिन चालाक तो होते ही हैं, चालाक इसलिए होते हैं और शैतान इसलिए होते हैं क्योंकि ये बहुत सारे डिजीजेस हमारे अंदर कॉज करते हैं, जैसे कि कोल्ड, जुकाम, जैसे कि इन्फ्लुएंजा, फ्लू, छींके चालू हो जाती है, कॉफ चालू हो जाता है हमें। तो ये सारे के सारे डिजीजेस कौन कॉज करते हैं? वायरसेस, राइट। देन डिजीजेस लाइक डायसेंट्री, मलेरिया आर कॉज्ड बाय प्रोटोजोआ या प्रोटोजोआ। मलेरिया जो होता है एक पैरासाइट होता है जिसको हम बोलते हैं प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम, और भी बहुत सारे तरीके के प्रोटोजोन्स होते हैं जो कि मलेरिया कॉज करते हैं। बट टाइफॉइड और ट्यूबरकुलोसिस ये सारे के सारे क्या है? बैक्टीरियल डिजीजेस है। तो हमने एक ब्रीफ ओवरव्यू लिया कि वायरसेस से क्या हो सकता है, प्रोटोजोन से क्या हो सकता है और बैक्टीरिया से क्या क्या चीजें हो सकती हैं। तो इस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में थोड़ा सा आप लोगों ने वैसे क्लास 6 और 7 के अंदर थोड़ा सा पढ़ लिया था। थोड़ा सा इसको और डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे। जैसे बैक्टीरियाज हैं, ये रॉड शेप्ड बैक्टीरिया है, ठीक है, इनको बैसिलस बैक्टीरिया बोलते हैं। और ये है वायरसेस, ये वायरस का कोई एक वायरस है, उसका स्ट्रक्चर है, ठीक है, बहुत छोटा साइज का है, ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से इनकी पिक्चर्स ली गई हैं। देन ये है आपके एल्गी, जिसमें क्लेमाइडोमोनास आ जाता है, कुछ इस तरीके का है, स्पाइरोगायरा कुछ इस तरीके का है। प्रोटोजोन्स जिसमें अमीबा आता है, पैरामीशियम आता है, कुछ एक स्ट्रक्चर्स हैं उनके, एग्जांपल्स हैं उनके। देन वेयर डू माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लिव, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रहते कहाँ पर हैं? तो ये जो सिंगल सेल्ड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, सिंगल सेल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म का मतलब होता है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिसके अंदर सिर्फ एक सिंगल सेल ही प्रेजेंट हो। क्या प्रेजेंट हो? सिर्फ एक सिंगल सेल ही प्रेजेंट हो। ये कहाँ कहाँ आपको मिल सकते हैं? जो सिंगल सेल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके अंदर आते हैं बैक्टीरिया, उनके अंदर आते हैं एल्गी, उनके अंदर आते हैं प्रोटोजोआ। तो कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो सिंगल सेल्ड भी होते हैं, यानी कि सिर्फ एक ही सेल प्रेजेंट होता है। कुछ जो होते हैं वो मल्टी सेलुलर होते हैं, यानी कि उनके अंदर दो या दो से ज्यादा सेल्स भी हो सकते हैं। इसमें फंजाई आता है, जिसमें एल्गी आता है। देन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं दे कैन सर्वाइव इन एनी टाइप ऑफ एनवायरनमेंट। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म तो किसी भी तरह के एनवायरनमेंट में रह सकते हैं, जैसे कि आइसी कोल्ड एनवायरनमेंट हो या डेजर्ट हो, वहां भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रहते हैं। तो कुछ जो होते हैं वो किसी एनिमल की बॉडी के अंदर पाए जाते हैं, कुछ जो होते हैं वो बाहर ऐसे फ्रीली घूम रहे होते हैं। तो हर एक जो होता है उनकी लिविंग कंडीशंस, उनके हैबिटेट जो होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के, वो अलग अलग होते हैं। सभी जो होते हैं वो अलग अलग जगहों पर रहना जो है वो पसंद। नेक्स्ट आता है हमारा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड अस। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारी लाइफ में। उनमें से कुछ जो होते हैं वो बेनिफिशियल भी होते हैं और कुछ हमारे अंदर हार्मफुल डिजीजेस भी कॉज करते हैं। तो उनके अंदर हम लोग उनके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। तो अब हम सबसे पहले पढ़ेंगे फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो हमारे दोस्त का काम करते हैं, हमारे लिए एक तरह से दोस्त होते हैं, हमारा भला चाहते हैं। तो ऐसे भी बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर यूज्ड फॉर वेरियस पर्पसेस, बहुत सारे पर्पसेस के लिए हम उनको यूज करते हैं। जैसे कि ब्रेड बनानी हो, केक बनाना हो, कर्ड यानी कि दही बनाना हो, तो ऐसे में भी हम बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का यूज करते हैं। वो जो होती है इनमें से कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं ना, वो क्लीनर्स का भी काम करते हैं। क्लीनर्स यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, हमारा एटमॉस्फेयर जो होता है या जो एनवायरनमेंट होता है उसको क्लीन करने का भी काम करते हैं।
जैसे कि ऑर्गेनिक वेस्ट होते हैं, पील्स हैं, रिमेन्स ऑफ एनिमल्स एंड फीसेस हैं, वो हार्मलेस सब्सटेंसेस में चेंज किए जाते हैं। कैसे? जैसे फॉर एग्जांपल कोई एक प्लांट है और कोई एक एनिमल है, ठीक है। जब ये प्लांट और एनिमल मरता है, ये दोनों के दोनों जब इनकी डेथ हो जाती है, तो क्या होगा, अगर ये ऐसे ही एटमॉस्फेयर में पड़े रहेंगे, आसपास हमारे पड़े रहेंगे, तो क्या होगी, इनमें से फाउल स्मेल आएगी, गंदी स्मेल आएगी। और ऐसा है नहीं कि एक टाइम पर सिर्फ एक ही जो एनिमल की डेथ हो या एक ही प्लांट की डेथ हो, बहुत सारे एनिमल्स और प्लांट्स एक टाइम पर उनकी डेथ हो सकती है। तो ऐसा क्या होगा कि अगर ये गलेंगे सड़ेंगे नहीं, तो क्या होगा, हमारी जो धरती है तो वो क्या हो जाएगी, इन्हीं डेड एनिमल्स और प्लांट से कवर हो जाएगी। तो उस केस में नेचर ने क्या बनाए, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बनाए। ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं, इन डेड और डिकेइंग, ये जो डेथ या डेड एनिमल्स और जो प्लांट्स होते हैं, इनसे अपना नरिशमेंट लेते हैं। ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जिनके मैंने नाम लिए, जैसे कि बैक्टीरिया और वायरस है, वो यहाँ पर आएंगे, इनको क्या करेंगे, डिकम्पोज करेंगे, इनको गला सड़ा देंगे, और गलाने और सड़ाने के बाद क्या होगे, इनमें से अपना न्यूट्रिशन लेते हैं। और अल्टीमेटली क्या होते हैं, ये वहां पर हमें सिर्फ और सिर्फ इनकी एनिमल्स की सिर्फ और सिर्फ हड्डियां ही दिखाई देती है, और बाकी सारा जो उनका स्किन और फ्लैश जो होता है, वो सारे के सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या जो दूसरे एनिमल्स हैं या जो बर्ड्स हैं, वो उनको कंज्यूम कर लेते हैं। तो इस तरह से वो जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, वो किसका काम करते हैं, क्लीनर्स का। क्योंकि अगर ये डेड बॉडी ऐसे ही पड़ी रहेगी तो क्या करेगी, एटमॉस्फेयर को पॉल्यूट करेगी। तो उससे बचाने के लिए नेचर ने क्या क्रिएट किए, क्लीनर्स क्रिएट किए। तो इस तरह से जो जानवर है वो इस तरह से डिकम्पोज हो जाता है। तो इस तरह से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ने हमारे लिए किसका काम किया, एक तरह से दोस्त का काम किया, नेचर के दोस्त का काम किया उसने, ठीक है। तो इस तरह से हार्मफुल सब्सटेंसेस में भी हम उनको कन्वर्ट कर सकते हैं। देन नेक्स्ट आता है आपका, हाँ, और क्या करते हैं, बैक्टीरिया जो होते हैं ना, हमारे सॉइल की फर्टिलिटी को भी इंक्रीज करते हैं। हमने आपने 7th क्लास में फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा होगा राइजोबियम बैक्टीरिया के बारे में। राइजोबियम बैक्टीरिया क्या होता है कि वो लेग्यूमिनस प्लांट्स, जैसे कि मूंग की दाल है, राजमा है, देन ग्राम है, उनकी रूट्स में प्रेजेंट होते हैं। राइजोबियम जो होता है, राइजोबियम नाम का बैक्टीरिया जो होता है, वो प्लांट्स की रूट्स में प्रेजेंट होता है, और एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन प्रेजेंट होती है उसको फिक्स करने का काम करता है, और फिक्स करके वो प्लांट को नाइट्रोजन दे देता है। तो उस तरह से बैक्टीरिया जो होते हैं वो हमारे लिए यूजफुल भी हुए, और बैक्टीरिया जो होते हैं हमारे लिए मेडिसिन बनाने के काम में भी आते हैं, और एग्रीकल्चर में भी सॉइल की फर्टिलिटी को इम्प्रूव करते हैं, जिसमें मैंने अभी आपको बताया कि वो सॉइल को नाइट्रोजन प्रोवाइड करते हैं, तो नाइट्रोजन से एनरिच हो जाती है सॉइल। तो इस तरह से हम लोग, बैक्टीरिया जो है वो हमारे लिए यूजफुल होता है। देन मेकिंग ऑफ कर्ड एंड ब्रेड, जो कर्ड यानी कि दही या ब्रेड बनाने के अंदर भी हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज करते हैं। किस तरह से यूज करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर यूज्ड फॉर वेरियस पर्पसेस सच एज प्रिपरेशन ऑफ कर्ड एंड ब्रेड। अब आप देखते हैं कि जब दूध से हम दही बनाते हैं, ठीक है, दूध से क्या करते हैं, दही बनाते हैं। दूध से दही कैसे बनता है, तो जब दूध के अंदर हम लोग थोड़ा सा दही का, एक जैसे मान लीजिए 1 गिलास दूध में हम लोगों ने 1 चम्मच अगर दही को डाला, या आधी चम्मच हम लोगों ने दही को डाला, तो उस दही के अंदर क्या होते हैं, लैक्टोबैसिलस नाम के बैक्टीरिया होते हैं। वो लैक्टोबैसिलस नाम के बैक्टीरिया जो होते हैं, वो दूध के अंदर जो लैक्टोज नाम का एक शुगर होता है, उसको किसके अंदर चेंज कर देते हैं, लैक्टिक एसिड के अंदर चेंज कर देते हैं। और इसी लैक्टिक एसिड की वजह से हमारा जो दही होता है उसके अंदर खट्टापन आता है, और इसी वजह से हमारा जो दूध है वो किस में चेंज हो जाता है, कर्ड में चेंज हो जाता है। और इसको कौन करता है, इस काम को कौन कैरी आउट करता है, तो दही के अंदर जो हमने थोड़ा सा दही डाला था दूध के अंदर, उसके अंदर जो बैक्टीरिया प्रेजेंट थे लैक्टोबैसिलस नाम के, वो ये काम करते हैं। देन कर्ड इस तरह से बनाने के काम में आता है। ब्रेड और बेकिंग इंडस्ट्री में भी इसको बहुत यूज किया जाता है, केक बनाने के लिए भी इसको यूज किया जाता है, और अल्कोहल बनाने के अंदर भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज किया जाता है। जैसे मैंने भी आपको बताया कि लैक्टोबैसिलस जो है वो किसको चेंज कर देता है, मिल्क को कर्ड के अंदर चेंज कर देता है। इसके अंदर चीज बनाने का भी काम में लिया जाता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, और दूसरे फूड आइटम बनाने को कभी काम में लिया जाता है। An important ingredient of रवा, सूजी, इडलीज एंड भटूराज इज कर्ड। हम लोग इडली जब बनाते हैं तो इडली बनाने के लिए सूजी वाली यानी कि रवा इडली बनाने के लिए हम लोग सूजी का यूज करते हैं और दही का यूज करते हैं।
सिमिलरली भटूरे बनाने के लिए, छोले भटूरे बनाते हैं जब हम लोग, बहुत सारे बच्चों के तो मुंह में पानी भी आ गया होगा, तो भटूरे बनाने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, दही का यूज करते हैं। तो वो भी दही कहाँ से आएगा हमारे पास, अगर दही नहीं होगा तो भटूरे नहीं बनेंगे, दही नहीं होगा तो इडली नहीं बनेगी। तो कहाँ से लाएंगे हम लोग दही, दही लाते हैं लोग दूध से बनाते हैं, और उसको बनाने में कौन हेल्प करता है, लैक्टोबैसिलस नाम का बैक्टीरिया। ठीक है। देन बैक्टीरिया और ईस्ट जो होते हैं, दे आर ऑल्सो हेल्पफुल फॉर द फर्मेंटेशन ऑफ राइस, इडलीज एंड डोसा बैटर। तो ईस्ट नाम का एक जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, वो राइस और इडली और डोसा का जो बैटर होता है ना, उसको खट्टापन लाने में, उसको फर्मेंट करने में कौन हेल्प करता है, बैक्टीरिया और ईस्ट दोनों हेल्प करते हैं। ठीक है। तो एक एक्टिविटी दी हुई है आपको, आप क्या करें, आधा किलो, मम्मा की हेल्प से ये आपको एक्टिविटी करनी है। आधा किलो अगर आप आटा और मैदा लेते हैं, ठीक है, और उसके अंदर थोड़ा सा शुगर डालेंगे और थोड़ा सा गर्म पानी डालेंगे, और फिर इसके अंदर आप ईस्ट पाउडर डाल देंगे। ईस्ट पाउडर जो है वो मार्केट में अवेलेबल होता है किसी भी ग्रोसरी स्टोर पर, और उसकी नीडिंग करेंगे, यानी कि उसको गूंथना स्टार्ट करेंगे। गूंथने के बाद आप थोड़ी देर बाद देखेंगे, 2 घंटे बाद आप देखेंगे कि जो आपका मैदा जो है ना, उस तरह से मैदा फ्लोर जो होता है ना, इस तरह से वो ऊपर की तरफ उठ जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पर फर्मेंटेशन हो चुका है, खट्टापन इसके अंदर आ चुका है। तो ईस्ट जो होता है ना, वो रैपिडली रिप्रोड्यूस करता है, यानी कि अपने अपनी कॉलोनीज जो है वो बहुत जल्दी बनाता है, और कॉलोनी जल्दी बनाने के बाद वो क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता है। कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है ना, ये वो बबल्स बना देती है, क्योंकि जैसे कि मान लीजिए हमने आज मैदे का आटा गूंदा, मैदे का आटा इतना था, ठीक है, इसके अंदर ईस्ट भी था, हमने डाला था ईस्ट। जब आपने ईस्ट डाला तो ईस्ट क्या करता है, रेस्पिरेशन करता है, और रेस्पिरेशन के दौरान यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो आटे में ट्रैप हो जाती है, लेकिन उसको बाहर निकलना है गैसेस को, तो वो क्या करती हैं, जब वो बाहर निकलने की कोशिश करती है ना, तो आटे के लेवल को क्या कर देती है, वो राइज कर देती है, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी जो गैस है कार्बन डाइऑक्साइड नाम की, वो एक्यूमुलेट हो जाती है, और इसी वजह से आटे का जो वॉल्यूम है वो क्या कर जाता है, यहाँ पर बढ़ जाता है, और आटे को क्या कर देगा, फ्लफी कर देता है। तो इस तरह से हम लोग इनको बेकिंग इंडस्ट्री में ब्रेड, पेस्ट्रीज और केक्स बनाने में भी काम में लेते हैं। देन कमर्शियल यूज क्या है माइक्रो ऑर्गेनिज्म का, कमर्शियली हम लोग, यानी कि बड़े स्केल पर हम लोग अल्कोहल, वाइन और एसिटिक एसिड, जिसको हम विनेगर भी बोलते हैं, सिरका भी बोलते हैं, वो बनाने के काम में लेते हैं इसको। और हम लोग कहाँ पर काम में लेते हैं, नेचुरल शुगर, जैसे कि व्हीट, बार्ले, राइस, क्रश्ड फ्रूट जूसेस से अगर हमें नेचुरल शुगर बनानी है तो भी हम उसको काम में ले सकते हैं। एक और एक्टिविटी करेंगे हम लोग, जिसमें क्या करते हैं, 5-6 ml बीकर लिया, जिसके अंदर हम लोगों ने 3/4 वॉल्यूम पानी डाल दिया, उसमें 2 से 3 टीस्पून ऑफ शुगर डाल दिया, और उसके अंदर डाल दिया हम लोगों ने ईस्ट पाउडर को, और उसको हम लोगों ने ढककर 4 से 5 घंटे के लिए रख दिया। अब आप देखेंगे कि आपको इसके अंदर से एक स्मेल आएगी, तो वो स्मेल जो होगी वो किस चीज की होगी, यहाँ पर आपको खट्टी सी स्मेल आएगी, वो वहां पर होगी कि वहां पर जो है वो अल्कोहल का फॉर्मेशन हो गया, क्योंकि शुगर जो हम लोगों ने डाली थी इसमें चेंज हो गई है अल्कोहल में, और किसने चेंज किया है, वो ईस्ट ने उसको चेंज किया। तो इस तरह से हम लोग शुगर को अल्कोहल में जब चेंज करते हैं तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, फर्मेंटेशन। क्या बोलते हैं, फर्मेंटेशन। The process of conversion of sugar into alcohol is called as fermentation. ठीक है, तो इस एक्टिविटी को आप घर पर भी करके देख सकते हैं, राइट। देन मेडिसिनल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। मेडिसिनल यूज क्या है माइक्रो ऑर्गेनिज्म का, सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर यूज टू मेक मेडिसिन। बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं ना, वो मेडिसिन बनाने के भी काम में आते हैं। तो जैसे कि एंटीबायोटिक टैबलेट आप लेते हैं, जब आपको बुखार होता है तो डॉक्टर क्या करते हैं, आपको एंटीबायोटिक्स देते हैं, तो उन एंटीबायोटिक्स में एक्चुअल में क्या होते हैं, बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि हमारे लिए एक तरह से बेनिफिशियल होते हैं। एंटीबायोटिक टैबलेट्स, यहाँ टेबल्स लिखा हुआ है, आपको यहाँ पर टैबलेट्स करना, KBLETS टैबलेट्स, या कैप्सूल्स हैं, इंजेक्शंस हैं, पेनिसिलिन का जो इंजेक्शन है वो भी हम किसी फंगस से डिराइव करते हैं, उसको बोलते हैं पेनिसिलियम नोटेटम। बहुत सारी मेडिसिन हैं जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को या तो स्टॉप कर देते हैं या उनको कम्प्लीटली किल कर देते हैं।
बहुत सारे मेडिसिन होते हैं जिनको हम एंटीबायोटिक्स बोलते हैं। एंटीबायोटिक्स 2 वर्ड से बना हुआ है। एंटी का मतलब होता है अगेंस्ट, क्या, अगेंस्ट। बायोटिक मतलब लिविंग ऑर्गेनिजम्स। वो दवाइयां जो किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अगेंस्ट काम करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, एंटीबायोटिक्स। These days a number of antibiotics are being produced from bacteria and fungi. आज की डेट की अगर हम बात करते हैं तो बहुत सारे बैक्टीरिया और फंगस से हम लोग एंटीबायोटिक्स जो है वो बनाते हैं। जैसे कि स्ट्रेप्टोमाइसिन है, टेट्रासाइक्लिन है, रिथ्रोमाइसिन है, ये सारे के सारे एंटीबायोटिक्स हैं जो कि हम किसी फंगस से या किसी बैक्टीरिया से बनाते हैं। तो हमने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का यूज करके दवाइयां भी बना ली। तो लुइस पास्चर जो एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने फर्मेंटेशन को डिस्कवर किया था 1857 में, और उसके बाद अल्कोहल का प्रोडक्शन जो है वो लार्ज स्केल पर होने लग गया। देन एंटीबायोटिक्स जो रहते हैं हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज करके और बड़े बड़े स्केल पर हम लोग उनको बना सकते हैं। तो ये अलेक्जेंडर फ्लेमिंग दिए हुए हैं। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने पेनिसिलिन नाम के एंटीबायोटिक को डिस्कवर किया था। ठीक है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग फाउंड दैट spores of a little green mold in one of his culture plate when he was working on a cultured disease causing bacteria. वो क्या कर रहे थे, किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म पर काम कर रहे थे। ठीक है, किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म पर, किसी फंगस पर काम कर रहे थे। तो उन्होंने देखा कि द प्रेजेंस ऑफ मोल्ड प्रिवेंटेड द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। वो किसी बैक्टीरिया पर काम कर रहे थे, तो उनकी जो बैक्टीरिया जिस पर वो उगा रहे थे या जिस पर वो उन बैक्टीरिया को कल्चर कर रहे थे, उन पर फंगस का इन्फेक्शन हो गया। तो उन्होंने देखा कि वो फंगस जो थी ना, वो उस बैक्टीरिया को किल कर रही थी, यानी कि मारने का काम कर रही थी, जिसकी वजह से बैक्टीरिया की कॉलोनी जो है वो धीरे धीरे डिसअपियर हो गई। तो एक्सीडेंटली उन्होंने डिस्कवर किया कि ये जो फंगस है, हम इस पर्टिकुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म की, पर्टिकुलर बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोकने के काम में ले सकते हैं। और इसी तरह से एक्सीडेंटली की डिस्कवरी हुई, पेनिसिलिन नाम की एंटीबायोटिक की डिस्कवरी हुई। और उसको हम किससे डिराइव करते हैं, पेनिसिलियम नोटेटम से, जो कि एक तरह का फंगस है। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा, आज के डेट में हम बहुत सारी एंटीबायोटिक्स को यूज करते हैं जो कि बहुत सारे तरीके के हम लोग जो से हमें मिलता है। इसको हम लोग, ये जो एंटीबायोटिक्स वाला टॉपिक है और जो वैक्सीन वाला टॉपिक है, ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में लेंगे। थैंक यू।